नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए चंद्रकिरण सोनरेक्सा जी की कहानी बर्थडे। घर सज गया था। नया पॉलिश व वर्निश से चमकता सोफा, छोटी सी बैठक में जिसे मध्यम वर्गीय पढ़ा लिखा आदमी ड्राइंग रूम कहता है, बीचों बीच किसी धनवान अभ्यागत की भांति सुशोभित था। कोने में भारत का सबसे सस्ता रेडियो झंकार एक पुरानी मेज पर, जिस पर एक नया कड़ा हुआ लट्ठे का मेज पोश नीचे को लटक रहा था और नए खोल से ढका हुआ रखा था। बीच की गोल मेज जो किसी कबाड़ी से खरीद कर मरम्मत कराई गई थी, दुस्ती के कड़े मेजपोश से ढकी थी और उस पर पीतल का गुलदान में कागजी फूलों से बना गुलदस्ता सजाया गया था और आतिशदान पर अष्टवर्षीय अशोक के दिवाली दशहरे पर लाए खिलौने अकड़ दिखा रहे थे। यद्यपि ब्रज किशोर को उन्हें प्राप्त करने के लिए प्यार पुचकार ही नहीं, डांट डपट के साथ एक दो चप्तों का भी प्रयोग करना पड़ा था। घर के बाहर खड़े होकर ब्रज किशोर ने एक बार नए छींटदार पर्दे से ढके द्वार को संतोष व तृप्ति की दृष्टि से निहारा। वेदनगर के दूर तक फैले क्वार्टरों में उसके क्वार्टर का पर्दा ही सबसे चमकदार था। उफ, 3 साल की दौड़ धूप के बाद वह नई दिल्ली की इस बाबू बस्ती में मकान पा सका था। उसने कलाई घड़ी पर दृष्टि डाली। 4 बजने में 10 मिनट थे। अब उसे तैयार हो जाना चाहिए। अपने नए घर पर शाम की चाय पर उसने अपने 2 अपेक्षाकृत धनी मित्रों को बुलाया था। भीतर शारदा मैली धोती पहने अभी भी खटर पटर करती सामानों की धरा उठाई में लगी थी। तौलिया बनियान उठाए गुसल खाने में घुसते हुए किशोर ने कहा, बाबा तुम कभी शरीफों के तौर तरीके सीखोगी या नहीं? 50 बार कहा कि चाय से पहले तुम ड्रेस करके तैयार रहा करो। 5 बजे वो लोग आ जाएंगे। शारदा जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगी। देखो वह नई सुरमई क्रेप की साड़ी पहनकर ड्राइंग रूम में जाना। किशोर गुसल खाने से चीखा। क्रेप की साड़ी शारदा को पसंद न हो ऐसा नहीं, किंतु घर के काम के बीच में छोड़कर चाहे उसे निपटाने और बर्तन मांजने में 12 क्यों ना बज जाए, वह साड़ी पहनना उसे खला। पति आकर नाराज होंगे, इस डर से कूड़ा कोने में खिसका ट्रंक खोल साड़ी निकालने लगी। ब्रज किशोर का कहना तो यह है कि शारदा चाहे बाजार को 2 पैसों का पुदीना ही खरीदने क्यों न निकले, मेकअप के साथ जाए। माना वह सेक्रेटेरिएट में बाबू ना होकर बाटा की दुकान में सेल्समैन है, किंतु इसमें क्या अंतर पड़ता है? तनख्वाह तो उसे भी 300 के लगभग मिलती है। अंग्रेजी उसके लिए सदा ही लोहे के चने रही। इसी के कारण तो इंटर तक की सीढ़ियां चढ़ने में उसे कई कई विश्राम लेने पड़े। यहाँ तक कि BA तक पहुँचते पहुँचते साहस छूट गया। अन्यथा उसका विचार है, आज़ादी मिल जाने के कारण जब IAS और PCS में कोई भी 24 वर्षीय युवक 80 खर्च के बैठ जाता है तो क्या वह बिना कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर हुए रह जाता? अपनी अंग्रेजी की कसर उसने अपने अशोक व प्रमोद द्वारा पूरी करने की सोची है। दोनों बालकों को उसने कॉन्वेंट में दाखिल किया है। इतने छोटे बच्चों की 28 रुपये फीस पर शारदा ने बहुत हाय तौबा मचाई, पर ब्रज ने उसे डांट दिया। अरे तुम क्या जानो कॉन्वेंट के लाभ? 2 वर्षों में बच्चे फटाफट अंग्रेजी बोलने लगेंगे, एटिकेट्स और शिष्टाचार सीख जाएंगे। आज़ादी के बाद से देशी स्कूल एकदम ही कूड़ा हो गए हैं। इंग्लिश को 6ठी कक्षा में शुरू करते हैं। अरे मैं कहता हूँ इन सब की बुद्धि क्या घास चढ़ने गई है? बिना अंग्रेजी के कहीं योग्यता आती है? शारदा चुप रह गई। बच्चों के दूध व फलों में कमी करके किसी तरह इस 28 का ब्यौत बैठाया। बच्चों की ड्रेस पर इस्त्री करना भी अब दैनिक कार्यों में सम्मिलित था। ड्राइंग रूम सजाने के लिए इस सोफे को खरीदने में जिस कपट का आश्रय लेना पड़ा, उसे याद करके शारदा अब भी मन ही मन कट जाती है। ले देकर एक ही ननद है उसकी एकमात्र कन्या के विवाह में जाने और भात भरने के लिए ये 100 रुपये कई महीनों में काट कपट के बचाए थे। ब्रज किशोर ने जब नए मकान के लिए सोफा होना अत्यंत आवश्यक बताया तो उसे वे रुपए देने पड़ गए। फिर अंत में ब्याह से 2 दिन पहले शारदा की कठिन बीमारी का तार देकर भांजी के ब्याह में ना जाने का अकाट्य बहाना ढूंढा गया। साड़ी निकालते हुए यही सब सोचकर शारदा का मन फीका हो आया। डैडी डैडी, अशोक उछलता हुआ भीतर घुसा।
आपकी नेम प्लेट आ गई। और वह टीन का छोटा बोर्ड माँ के हाथ में थमाकर बोला, मम्मी बोर्ड वाला पैसे मांग रहा है। शारदा ने उसे 1 रुपया दे दिया। ब्रज किशोर नहाकर निकला तो वह बोली, नाम वाली तख्ती आ गई, देखूं? कहते हुए ब्रज किशोर ने बोर्ड उठाकर देखा तो सनका हो गया। पेंटर ने ऊपर बड़े बड़े हिंदी अक्षरों में उसका नाम लिखा था और नीचे बारीक अंग्रेजी में। आजा बुल्लू का पट्टा है ये पेंटर। वह चीख पड़ा, हिंदी की टांग तोड़ी है, उसे 1 पैसा भी नहीं दूंगा जब तक दोबारा ठीक से ना लिखेगा। लो, आज यह नेम प्लेट भी दरवाजे पर लगने से रह गई। मेरे मित्रों को मकान ढूंढने में कितनी परेशानी होगी। आज़ादी के आई इन छुटभइयों का दिमाग फिर गया, ऑर्डर के मुताबिक काम ही नहीं करते। शारदा पैसे दे बैठी थी, धीमे से कहा, जाने दो, लिखावट तो बहुत सुंदर है, फिर अब तो अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बन गई है। अरे खाक बन गई है, किशोर झल्लाया। गधे के सींग जमा दो तो क्या घोड़ा बन जाएगा? अंग्रेजी की शान ही अलग है। बोर्ड की बुरी मिट्टी खराब कर दी उसने। बाहर कोई उसका नाम पूछ रहा था। वह जल्दी से पैंट पहनने कमरे में चला गया। पुकार उसके मित्र की थी। शारदा को शीघ्र तैयार होने को इंगित कर वह ड्राइंग रूम में पहुंचा। कुशल क्षेम के बाद चाय आने तक का समय कैसे काटा जाए? ब्रज ने दोनों बच्चों को पुकारा, अशोक, विनोद, यहाँ आओ, देखो ये तुम्हारे अंकल आए हैं। जल्दी जल्दी दोनों को तैयार कर शारदा ने बाहर भेजा। गुड इवनिंग अंकल, अशोक ने हाथ मिलाया। 5 वर्षीय विनोद ने भी ऐसा ही किया। ये मास्टर अशोक हैं और ये मास्टर विनोद, ब्रज ने परिचय किया। आप दोनों कॉन्वेंट में पढ़ते हैं? हाँ। अशोक, वो कविता तो सुनाओ, स्टार वाली। अशोक ने स्टार वाली, हेवन वाली, हैप्पी बर्थडे सभी कविताएं एक सांस में सुना दी। विनोद ने भी मिक्की माउस की 4 पंक्तियां शुद्धाशुद्ध उच्चारण से सुना ही दी। मित्र ने बच्चों की पीठ थपथपाई। शाबाश, बहुत खूब, तुम्हारे बच्चे तो बड़े होशियार हैं यार। ब्रज किशोर गर्व से मुस्कुराया। मुक्ति पाकर बच्चे उड़नछू हो गए। क्रेप की साड़ी में सजी शारदा भीतर आई। मित्र और ब्रज किशोर कुर्सियों से उठ खड़े हुए। कुछ देर बाद शारदा भीतर जा चाय की ट्रे उठा लाई। किशोर ने लपक कर ट्रे थाम ली और कोमल स्वर में पूछा, डार्लिंग, सर्वेंट कहाँ गया? शारदा ने संभल कर उत्तर दिया, अरे चोरी की थी, आज उसे जवाब दे दिया। खा पीकर लेटे तो ब्रज किशोर ने बात चलाई, मैं अपने मैनेजर को घर बुलाकर खिलाना चाहता था। बोलो कब बुलाए? शारदा मुन्नी को दूध पिला रही थी। बोली, इसी महीने तो दिवाली पड़ेगी, उसी दिन बुला लो। अरे तुम तो चोंच ही रहोगी, त्योहार पर किसी को दावत देने का क्या मजा? उस दिन तो सभी के घर पकवान बनते हैं। फिर वह इतने बड़े आदमी हैं, त्योहार पर अपने प्रोग्राम छोड़कर क्यों आने लगे? और भी कई मित्र हैं जिनके यहाँ मैं कितनी बार खा चुका हूँ, पर उस मंडी वाले घोंसले में उन्हें बुलाकर खिलाने की तबीयत नहीं हुई। वहाँ एक सोफा तक तो नहीं था। शारदा हंसी। अरे तो भोजन खिलाना था या सोफा? फिर अब यहाँ सोफा भी आ गया। बुला लो किसी दिन, खिला दो। ब्रज किशोर सोच में पड़ गया। कुछ देर में बोला, ऐसे बुलाना कुछ जचता नहीं। क्यों जी, किसी बच्चे का बर्थडे क्यों ना मनाया जाए? आजकल सभी पढ़े लिखे लोगों में बर्थडे मनाने का फैशन है। एक पंथ दो काज। पर विनोद अशोक के जन्मदिन तो बैसाख और आषाढ़ में पड़ते हैं। शारदा बोली, मैं तो सदा ही उस दिन होम करवाती हूँ, गीत कराती हूँ, लड्डू बांटती हूँ। क्या भूल गए? हाँ मुन्नी, इसी शनिवार को 3 की पूरी होगी। पर लड़की का जन्मदिन मनाना, वाह वाह, लड़की का जन्मदिन क्यों नहीं? किशोर लेटे से उठकर बैठ गया। मॉडर्न लोग लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के बर्थडे पर खुशी मनाते हैं। बस, तो इसी शनिवार को बेबी का बर्थडे मनेगा। पर देखो, वह लड्डू बड्डू का बेहुदा रिवाज यहाँ नहीं होगा, बेकार का खर्च। क्या बिना खर्चे के जन्मदिन मन जाएगा? 4-6 आदमी भी भोजन पर बुलाओगे तो क्या 10-15 ना उठ जाएंगे? शारदा ने प्रतिवाद किया। और फिर लड्डू क्यों ना बांटूं? वह जन्मदिन क्या जिसमें हंसी खुशी गाना बजाना ना हो? होगा तो सब कुछ, परंतु सभ्य तरीके पर, ब्रज ने बताया। जैसे मिस्टर मलिक के यहाँ हुआ था, वैसा एक हैप्पी बर्थडे केक बनवाएंगे, उस पर मोमबत्तियाँ जलाएंगे, हमारी बेबी उन्हें बुझाएगी, फिर उसके हाथ से केक कटवाएंगे, फिर एक शानदार टी पार्टी देंगे जिसमें मेरे सभी मित्र और मैनेजर साहब आएंगे। अशोक और विनोद की कविताएं भी होंगी। और हाँ सुनो, बेबी भी तो अब कुछ बोलने लगी है। इन 4-5 दिनों में उसे भी हाथ पाँव आँख नाक की अंग्रेजी सिखा देना। गुड इवनिंग और टाटा करना भी सिखा दो। मुझे तो दुकान से फुर्सत नहीं होती। शारदा ने पति की पिछली आज्ञा को आंख ओट करते हुए कहा, अरे मलिक तो अमीर आदमी है, उन्होंने तो बढ़िया पार्टी दी थी। 60-70 से क्या कम खर्च आया होगा, ऊपर भले ही हो। ब्रज किशोर ने सिर खुजाते हुए उत्तर दिया, इतना तो फिर लग ही जाएगा। 4 पाउंड का केक भी बनवाया,
तो 14 रुपये का तो केक ही बनेगा। खिलौने, बिस्कुट, नमकीन, फल, पेस्ट्री, चाय सब करेंगे तो शान से करेंगे कि मलिक भी दंग हो जाए। अरे 100 तो ठीक है, पर इतने रुपए आएंगे कहाँ से? मनोरमा को इसी महीने बुलाया है, चाहे 10 ही दिन रहे, पर ब्याह के बाद पहली बार आएगी। जो एक जोड़ा भी ना दिया तो सोचेगी बुआ कितनी मक्खी चूस है। और भी 100 खर्चे हैं, दिवाली पड़ेगी, भैया दूज को बच्चों का टीका करेगी, तो क्या दोनों की तरफ से 5-5 भी ना दूंगी? ब्रज किशोर ने लपक कर पत्नी के हाथ पर हाथ मारा। तब तो निश्चय ही तुम्हारे पास 40-50 का ही दबे पड़े हैं। शेष का प्रबंध मैं कर लूंगा। अरे दिवाली का क्या है, हर साल आती है, इस बार 10 दीवे जलाकर हाथ जोड़ ले लेना। 2 रुपए की मिठाई पूजन को काफी होगी। और मनोरमा? शारदा ने जिज्ञासा की। मैं तरकीब बताऊं? ब्रज की कार्यकुशलता बुद्धि जगी। कल एक पत्र मनोरमा को लिखे देता हूं कि तुम्हारी बुआ तो बच्चों सहित आगरे चली गई, भाभी जी ने दिवाली करने को बुला लिया। अब तुम जब कहो लेने आ जाऊं, भला अकेले फूफा के पास वह क्या करने आएगी? उपाय अचूक होने पर भी शारदा को भला न लगा, पर मलिक से भी बढ़िया पार्टी देने व मैनेजर को प्रसन्न करने की इच्छा भी कम बलवती ना थी। सोच में पड़ गई। अब डियर तुम ना नुकुर तो ना ही करो। ब्रज ने उसके कपोल से लाए। जीवन का आनंद खाने मौज उड़ाने में है। ये नाते रिश्ते तो नाहक ही जाने खा जाते हैं। अपने से बचे तभी तो किसी को देंगे। देखना कितना लुत्फ आएगा पार्टी में। ना दिन भर पकवान पकाने का झंझट, ना पत्तल सकोरे फेंकने धोने की बला। खाली चाय का पानी भर उबालना पड़ेगा। पैसे लगेंगे तो क्या, सब सामान सजा सजाया आ जाएगा। पर शारदा ने टोका, इतनी मेज कुर्सी कहाँ से आएंगी? ड्राइंग रूम तो है नहीं, और लोगों की चाय पार्टी कहाँ दी जाएगी? तुम भी बड़ी भोली हो। आधुनिक सभ्यता की यही तो खूबी है कि कम खर्च बालनशाही। मलिक के यहाँ से बड़ी मेज और कुर्सियां मांगकर ड्राइंग रूम में सब सामान लगा देंगे। सोफा उस दिन बाहर मैदान में सजा देंगे। अभी बहुत सर्दियां थोड़ी है। खैर, सब योजना बन गई। ब्रज किशोर ने उसी रात मेहमानों की सूची तैयार कर डाली, पर योजना बनाते समय कार्य जितना सहज प्रतीत होता है, उतना उसे यथार्थ के पर्दे पर उतारना नहीं। बर्थडे की सामग्री बनी बनाई ही आनी थी। फिर भी शारदा घबरा रही थी। देसी तरीके के जन्मदिन में भी 30-40 उठ ही जाते थे, परंतु देसी प्रथा के अनुसार प्रायः सभी स्त्रियां लड़के के टीके का रुपया नारियल लाती थी। इस प्रकार व्यय का अधिकांश भाग पूरा हो जाता था। पर बर्थडे पर भी प्रेजेंट आएंगे ही, जिनका बाजारू मूल्य 1-1 रुपए के टीके से अधिक ही होगा, परंतु उन गुड़ियों, टॉफियों के डब्बे और खिलौनों से मेज भले ही भर जाए। शारदा के बटुए में तो 1 पाई भी बढ़ने से रही। कहने को टी पार्टी थी। घर में केवल चाय का पानी भर उबालना था, परंतु चाय पिलाने के सेट इकट्ठे करने में ही तौबा बोल गई। नौकरों के अभाव में वह स्वयं ही अपने परिचित क्वार्टरों से चाय का निमंत्रण देने और प्लेटें प्याले मांगने गई। काम का जल्दी जल्दी निपटा साड़ी बदलकर वह मलिक के यहाँ पहुंची। आध पौन घंटे की प्रतीक्षा के बाद मिसेस मलिक ड्राइंग रूम में पधारी, और इसमें उनका कोई दोष ना था। कोई भी आधुनिक महिला बिना मेकअप किए किसी से भेंट नहीं कर सकती, चाहे आगंतुक मरण शैया पर पड़े प्राणी के लिए तुलसी गंगा जल लेने ही क्यों ना आए। फिर दोपहर में कौन किससे मिलने जाता है? मिलने का समय संध्या 4 के बाद होता है। अलसाई मिसेस मलिक जब होठों पर लिपस्टिक लगा, साड़ी बदल ड्राइंग रूम में मुलाकात को आई, तो आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। के बाद शारदा की मांग सुनकर कुछ प्रसन्न नहीं हुई। डाइनिंग टेबल देने में तो कोई खतरा ना था, परंतु टी सेट देना घाटे का सौदा था। मुस्कुराकर उत्तर दिया। बेबी की बर्थडे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हम लोग अवश्य आएंगे। टेबल का क्या है, आपकी चीज है, ले जाइए। पर टी सेट तो कल ही मेरे भतीजे ने कमला नगर मंगा लिया। जो आ गया तो दे दूंगी, लेकिन आप उसके भरोसे मत रहिएगा। फिर अन्य क्वार्टरों में किसी का सेट भांजे के यहाँ गया तो किसी का बहन के। किसी ने टी सेट के नाम पर पुरानी लकड़ी की ट्रे में रखकर जो प्याले केतली दिखाए, उसमें आधों के तो कुंडे लापता थे और शेष आधों के किनारे नदारद। 3 घंटे घूम फिर परेशान हो शारदा लौट आई। शहर से तांगे पर रखकर किराए के सेट मंगाना तय पाया। फिर उतने ही चम्मच भी किराए पर आए, और कम से कम उनसे आधे रुमाल व तौलिए भी आए, गिलास भी। हाथ धुलाने को जग और चिलमची भी खरीदनी पड़ी। लोटे बाल्टी से हाथ धुलाकर हंसी थोड़ी ना करवानी थी। नौकर ना होने की समस्या भी विकट थी। यह मंडी का पुराना मोहल्ला नहीं था, जहाँ कहने मात्र से 2 पसेरी कचौरियां उसकी एक-एक पड़ोसन उधार देती थी। पड़ोस ने
जिमाने को पत्तल धोने लगाने के लिए मोहल्ले के लड़के मुस्तैद रहते थे। यहाँ तो सब कुछ स्वयं ही करना पड़ता था। बड़ी दौड़ धूप के बाद बर्थडे वाली सुबह को ब्रज किशोर एक देहाती छोकरा पकड़ लाया। पत्नी से कहा, कुछ नहीं तो मेहमानों को पानी पान तो देगा ही। शारदा कुछ बोली नहीं, पर यह जंगली भीखू ढंग से जग को पकड़ सकेगा इसमें संदेह था। पीतल के थाली लोटे को किसी भी अनाड़ी महरी के सौंपे जा सकते हैं, परंतु किराए का आया कांच के पतले गिलास व चीनी मिट्टी के प्याले उस भीखू को देते समय उसका मन कांपता था। फर्श पर दरी चादर बिछा पत्तल लगा देना तो कोई भी देहाती नौकर कर लेता, परंतु करीने से गुलदस्ते सजा, मेज पोश बिछा, गुब्बारों खिलौनों व झंडियों से ड्राइंग रूम सजाना तो चतुर गृहिणी अथवा सीखे पड़े खानसामों का ही काम था। फलस्वरूप वह 2 टोकरा क्रॉकरी शारदा को स्वयं ही साबुन लगा लगा कर धोनी पड़ी। तौलियों से पहुंचने में ही भीखू ने एक दूधदानी व केतली को स्वर्ग यात्रा करा दी। आखिर पहुंचने का काम भी शारदा ने ही संभाला। 12 बजे जब कांच चीनी का कुल सामान धो पहुंचकर पटरे को से उठा तो 3 घंटे जमकर बैठने से उसकी कमर अकड़ गई। फिर 3 बजे तक दौड़ धूप कर सामान सजाया, ड्राइंग रूम को डाइनिंग रूम में बदला, सोफा कुर्सियां मैदान में लगाई। बेबी रोती बिसुरती उसकी साड़ी पकड़े साथ में घूमती रही। नौकर के पास जाने पर वह टांगों से लिपट जाती। काम में विघन डालने से 2-4 चपते भी खाई। चुड़ैल यह समझना ही नहीं चाहती कि शारदा यह मुसीबत उसी के बर्थडे के लिए तो कर रही है। 3 बजे से बच्चों के नहाने धोने कपड़े बदलने की धूम मची। बेबी की बर्थडे फ्रॉक बहुत सुंदर बनी। बेबी फ्रॉक देख प्रसन्नता से किलकाली मारकर उछली। मम्मी फ्रॉक और गले पड़ी पुरानी फ्रॉक को खींचकर फाड़ ही डाला। नहीं, माँ ने हाथ में ली फ्रॉक ऊंची करके कहा, पहले गिनती सुनाओ 1 2। बेबी का मुंह कुमला गया। इसे 1 2 और हेड नोज कारण इधर कई दिन से कई चपते खानी पड़ रही थी। नई फ्रॉक के लालच में विजय पाई। वह अटक अटक कर गिनने लगी। 2 3 4 7 8। हिश, फिर भूल गई। माँ ने आंखें तरेरी। 4 5। आधे घंटे कवायद के बाद बेबी को नई फ्रॉक, जूते, मोजे, रिबन प्राप्त हुए। 5 बजे से मेहमान आने लगे। ब्रज किशोर और शारदा ने लपक कर सबका स्वागत किया। महफिल जमी तो अशोक और विनोद की पुकार हुई। गुड इवनिंग अंकल, हाउ डू यू डू। फिर स्टार वाली कविता, हैप्पी बर्थडे वाली, हेवन वाली, मिक्की माउस की पंक्तियां, सभी कुछ। मेहमान आश्चर्यचकित हुए और ब्रज किशोर गर्वित। अब बेबी का नंबर था। उसे एक मेज पर बैठाकर ब्रज किशोर ने हाथ में टॉफी लेकर दे। बेबी टॉफी लोगी? लेमन ड्रॉप। बेबी लपकी। ना, ऐसे नहीं, पहले बताओ तुम्हारी नोज कहाँ है। बेबी ने नाक बताई। शाबाश। बेबी ने अपने नन्हे नन्हे दांत दिखाए। टीथ कहाँ है? उपस्थित जनों ने तालियां बजाई। हेड? बेबी ने हाथ छुआकर ब्रज किशोर ने आंख का इशारा किया। बेबी मुंह ताकने लगी। अच्छा, हेड कहाँ है? हेड? ब्रज किशोर ने हाथ उठाया। बेबी ने इस बार सर छू लिया। सब हंस पड़े। ब्रज किशोर खिसिया गया। शारदा ने आगे बढ़कर बात बदली। बेबी गिनती सुनाओ। फांसी के तख्ते पर खड़े हुए अपराधी की भांति बेबी अटक अटक कर बोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शारदा ने लपक कर बेबी को गोद में उठा लिया, मुंह चूमा। बेबी के प्राण लौट आए। मुट्ठी में टॉफी भरे वह बाहर भागी। पर अभी बर्थडे की मुख्य रस्म तो रह ही गई थी। शारदा ने उसे पकड़ लिया। ब्रज किशोर बर्थडे वाली मेज उठा लाए। रंग बिरंगे फूलों की कसीदाकारी से सजा केक, जिस पर बीच बीच में मोती टंगे थे और 3 सफेद मोटी मोटी मोमबत्तियां थी। आगत बालक और स्त्री पुरुष आकर मेज के इर्द गिर्द जमा हुए। मोमबत्तियां जलाई गई। शारदा की गोदी में चढ़ी बेबी ने किलक कर हाथ जोड़े और माथे से छुआकर बोली, मम्मा पूजा। शारदा हंसी। यह पूजा नहीं है बेटी, लो फूंक मारो, इन्हें बुझा दो। उसने उसे झुकाया। सेक के डर से बेबी ने मुंह हटाकर कहा, ओ तत्ता। लौ पड़ रही थी। मोमबत्तियां पिघल रही थी। किशोर ने उसके हाथ में छुरी थमाकर पुकारा, बेटी फू मारो, फिर केक काट कर देंगे। सभी ने बेबी को बढ़ावा दिया, फुसलाया, चुटकियां बजाई। बारात की नन्ही दुल्हन सी बेबी इतनी प्यार पुचकार से ऊब उठी। उसकी भोली आंख होठ गोल कपोलों में हंसी समा नहीं रही थी। फूंक मारने को तरह तरह मुंह बनाती, आंख चबाती, मुंह खोल देती, पर उफ, फूंक ना मारी। लौ तनिक सी हिलती, फिर पूर्वतः जलने लगती। देर हो रही थी। बेबी आह फूंक के खेल में मगन थी। कभी पहली मोमबत्ती को मुंह चढ़ाती, कभी दूसरे को। अरे यार, तुम ही बुझा दो ना, हरीश ने उकताकर ब्रज को टोका। हो गई रस्म पूरी।
ब्रज किशोर को लगा हरीश उसका मजाक उड़ा रहा है। बेबी, उसने आंखें तरेरी। जोर से फूंक मारो। अपनी गोद में उसे लेकर उसने उसका मुंह केक के समीप किया। सेक के डर से तत्ता कह बेबी ने पिता के कंधे से मुंह छिपा लिया। ब्रज ने पुचकारा, थपथपाया, फिर डांटा। बेबी ने पिता के डर से थोड़ा साहस किया। मोमबत्तियों का एक बड़ा भाग जल चुका था। लंबी लंबी लोएं विजेता की भांति ऊपर उठ रही थी। फू करो, फू करो। ब्रज ने बेबी का कंधा झकझोरा। फू। विवरण बेबी ने आंखें मीची, मुंह बढ़ाया और किया फू। लौ ने लपक कर उसके होठ चूम लिए। माथे पर आई सुनहरे बालों की लट फक से जल उठी। झूलसे हुए होठों से चीत्कार करती निकली अम्मा, और पीड़ा से ऐंठती बेबी किशोर की गोद से छूट मेज पर गिर पड़ी और केक उछलकर नीचे जा पड़ा और मोमबत्तियां छटक कर दूर पड़ी वैसे ही जल रही थी।